We will discuss globalization, chapter 3 of political science. Political science का chapter 3 globalization, उसका definition, उसके कुछ features also and उसके consequences. Globalization के consequences like economic consequences, political consequences, cultural consequences and India and globalization. मतलब globalization का क्या असर पड़ा इंडिया के साथ and India and globalization कैसे connected है एक दूसरे के साथ that and even globalization क्या है, मतलब globalization as a critical analysis, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो लेट्स डिस्कस अबाउट ग्लोबलाइजेशन क्या है एंड ग्लोबलाइजेशन एज अ क्रिटिकल एनालिसिस. ग्लोबलाइजेशन का क्रिटिकल एनालिसिस भी किया गया है. राइट, अबाउट ग्लोबलाइजेशन क्रिटिकल एनालिसिस भी आ सकता है. Globalization is the process by which nations of the world become connected through trade, technology, communication, culture and investment. ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो कंट्रीज़ होते हैं ना, जहाँ पे क्या करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में ऐसे तो कंट्रीज़ नहीं बोला जाता है बट टू एक्सप्लेन आई एम यूजिंग दिस टर्म. ओके, कंट्रीज़ की जगह पे पॉलिटिकल साइंस में नेशन वर्ड यूज़ किया जाता है. ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो वर्ल्ड के डिफरेंट टाइप ऑफ नेशंस, ठीक है, मतलब बहुत सारे नेशंस में इसमें क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह जो मतलब वर्ल्ड के जो नेशंस है ना उसको कनेक्ट कर देती है. वर्ल्ड में जितने भी नेशंस है, जितने भी कंट्रीज़ है, उसको एक कनेक्ट करना, उसको कनेक्ट करने का काम ग्लोबलाइजेशन करती है. कनेक्ट कैसे करती है? कनेक्ट करती है ये नेशन को, बट कैसे कनेक्ट करती है? ट्रेड के थ्रू कनेक्ट करती है, टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट करती है, कम्युनिकेशन, कल्चर एंड इवन इन्वेस्टमेंट के थ्रू कनेक्ट करती है. मतलब ग्लोबल मार्केट ओपन करने की वजह से ग्लोबल मार्केट ओपन होगा तो ट्रेड बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी इधर की उधर बढ़ेगी, दो देश के बीच कम्युनिकेशन बढ़ेगा. अगर इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट ओपन कर दिया तो फिर क्या भी हो जाएगा, यहाँ के लोग वहाँ का कल्चर सीखेंगे, वहाँ के लोग यहाँ का कल्चर सीखेंगे एंड इवन इन्वेस्टमेंट होगा. मार्केट ओपन कर दिया तो वहाँ के लोग जाके यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ के लोग जाके वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे. सो इन चीज़ों से ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, कल्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों से अगर एक देश, अगर दो देश क्या हो रहे हैं, दो देश या बहुत सारे देश एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं तो उस ये जो प्रोसेस है ना इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन. It allows goods, services, monies and ideas to move easily from one nation to another. Globalization क्या करता है? Globalization allow करता है सामान वगैरह जो भी होता है, पैसा हो गया या आइडियाज़ हो गए, ठीक है, इन सब को क्या करता है? एक नेशन से दूसरे नेशन में, एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफॉर्म करने को मतलब हेल्प करता है. ये क्या करता है? अलाउ करता है कि एक आइडिया हो, पैसा हो या कोई भी सामान हो, चीज़ वीज़ हो, जो कुछ भी हो, वो एक नेशन से दूसरे नेशन में आराम से मूव कर सके. इस बात को ये अलाउ करता है, ठीक है. Organizations like the WTO help manage global trade between nations. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते हैं? नेशंस के बीच में ग्लोबल ट्रेड बढ़ाने में हेल्प करते हैं, या नेशंस के बीच में जो ग्लोबल ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड जो चल रहा है उसको मैनेज करने में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, ठीक है. It has increased economic growth and created new job opportunities in many nations. क्या किया है इसने? बहुत सारे देशों में क्या किया है? ग्लोबलाइजेशन ने बहुत सारे देशों में इकोनॉमिक ग्रोथ भी कराया है एंड नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी दिए हैं. ग्लोबलाइजेशन और क्रिटिकल एनालिसिस में अगर लिखा जाए तो डायरेक्टली यहाँ पे जो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस, पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस एंड कल्चरल कंसिक्वेंसेस होंगे ना. लाइक व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन लिख दो. ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच नेशंस ऑफ द वर्ल्ड बिकम कनेक्टेड थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कल्चर, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, ठीक है. ये क्या करता है? इट अलाउज गुड्स एंड सर्विसेज एंड इवन मनी एंड आइडिया टू मूव इजीली फ्रॉम वन नेशन टू अनदर, ठीक है. इतना हो गया. इतना लिखने के बाद वी कैन राइट कि लाइक अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होता है. दैट इज द इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट. सो ऐसे ग्लोबलाइजेशन के इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज, पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेज एंड कल्चरल कंसिक्वेंसेज यहाँ पे लिख के ग्लोबलाइजेशन को एक क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, समझ सकते हैं. सो ग्लोबलाइजेशन का इतना लिखने के बाद अगर क्रिटिकल एनालिसिस क्वेश्चन आया तो कॉन्सिक्वेंसेस, तीनों कॉन्सिक्वेंसेस वहाँ पे डाल दो. अगर कॉन्सिक्वेंसेस ही आया तो भी इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न बोथ. एक आंसर दोनों पे फिट हो जा रहा है तो दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल, राइट. फिर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है. देखो अब नेशन, मतलब नेशंस जो है उन लोगों को ट्रेड मिल रहा है, काम मिल रहा है, ठीक है. वो लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा काम मिल रहा है जिसकी वजह से उनके बिजनेसेस ग्रो हो पा रहे हैं, एंड लोगों को ज़्यादा जॉब मिल रहा है. मतलब बिजनेसेस ग्रो हो पा रहे हैं एंड बिजनेसेस ग्रो करने की वजह से क्या हो रहा है? जॉब क्रिएट हो रहा है, जॉब बन रहा है. अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगा, ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडस्ट्री ग्रो करेगा, ठीक है. जब इंडस्ट्री ग्रो करेगा तब नए नए जॉब क्रिएट होंगे.
ओके, जॉब जॉब क्रिएट होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एंड फॉरेन कंपनीज़ क्या होगा, एंड दैट वो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस है ना। एंड फॉरेन कंपनीज़ क्या करेंगे, फॉरेन कंपनीज़ हमारे देश में आके इन्वेस्ट करेंगे, पैसे इन्वेस्ट करेंगे, एंड पैसे इन्वेस्ट करके इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ भी इम्प्रूव होंगे एंड इवन इंडिया की इकोनॉमी भी इम्प्रूव हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट मतलब अगर बड़े बड़े कंपनीज़ ने आके इन्वेस्टमेंट कर दिया तो छोटी छोटी कंपनीज़ को compete करना मुश्किल पड़ जाएगा, एंड छोटी छोटी कंपनीज़ क्या करेंगे, पॉवर्टी से सफ़र करेंगे, पुअर गरीबी से सफ़र करेंगे, राइट। फिर आता है पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस। नेशंस वर्क टुगेदर मोर थ्रू इंटरनेशनल ग्रुप्स एंड एग्रीमेंट। अगर एक देश के पास अपना ही सिर्फ आइडिया रहेगा ना, सिर्फ एक देश के लोगों का ही आइडिया रहेगा, एक ही देश के जैसे सोच रहेगा, लाइक अब देखो इंडिया में पहले क्या था, गुरुकुल सिस्टम था। अभी इंडिया में ब्रिटिशर्स नहीं आए होते, इंडिया में ब्रिटिशर्स नहीं आए होते, इंडिया में ब्रिटिशर्स ने रूल नहीं किया होता, मुगल एम्पायर ने रूल नहीं किया होता, तो इंडिया ग्रोथ नहीं कर पाता। मुगल एम्पायर का तो इतना कोई फ़ायदा इंडिया को नहीं हुआ, लॉस ही हुआ है, ठीक है। मतलब अब उनकी भाषा वाषा सुन सीख के हम क्या करें, वो इतना चर्चे में तो नहीं है। बट ब्रिटिशर्स इंडिया में आके बहुत फ़ायदा पहुंचा के गए इंडिया को, क्योंकि ब्रिटिशर्स की वजह से क्या हो रहा है, ब्रिटिशर्स की वजह से ना इंडिया आगे बढ़ पाया, इंडिया डेवलप हो पाया। इंडिया में एक गुरुकुल सिस्टम चल रहा था, दैट इज़ नॉट बैड, मैं उसको बैड नहीं बोल रही हूँ। कल्चर को मानना अच्छा है, कल्चर को फॉलो करना भी अच्छा है, बट इस दुनिया के साथ चलना भी तो सीखना पड़ेगा ना। अभी अभी एटॉम बम बन गए, न्यूक्लियर बम बन गए, हाथ हथियार वेपन्स बन गए, बंदूक बन गए, तो अभी हम तीर ही मारते रहेंगे तो हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे ना आगे के वर्ल्ड पे। कोई भी आके हमारे देश पे हमला कर सकता है एंड जीत के जा सकता है, अगर हम अभी के दुनिया के साथ नहीं चलेंगे। अगर हम तीर ही मारते रहे तो बंदूक से एक ही गोली में उड़ा देंगे ना वो लोग हमको। तो हमें क्या करना है, मॉडर्न वे में भी चलना है, कल्चर को भी फॉलो करना है, बट मॉडर्न वे में भी चलना है, मॉडर्न नॉलेज भी हमें लेना है। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने हमारी बहुत हेल्प की है। ब्रिटिशर्स ने यहाँ आके रूल करने के बाद ट्रेन इंट्रोड्यूस किया, ब्रिजेस इंट्रोड्यूस किए, इंडिया इंडिया को मतलब डेवलप कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया, यहाँ पे कंपनीज लाए, इन्वेस्ट कराया कंपनीज को यहाँ पे लाके, क्योंकि अब ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉपुलेटेड कंट्री भी था एंड इवन बहुत रिच कंट्री भी था। इसको लूट के वो लोग ऑफकोर्स गए, बट इसको डेवलप कैसे होना है वो भी सिखा के गए। सो ये चीज़ क्या बताता है कि नेशंस अगर मिल के काम करेंगे, वो तो अब वो डोमिनेट करके चले गए हमको, फिर भी हमें कुछ सीखने को मिला ना। तो अगर ऐसे डोमिनेट नहीं करते तो हमारा देश का संपत्ति हमारे पास बढ़ता, अभी हम कहाँ आगे, बहुत आगे होते, राइट। सो ऐसे अगर दो देश या बहुत सारे देश एक साथ मिल के काम करेंगे ना, लाइक इंटरनेशनल ग्रुप्स के थ्रू या इंटरनेशनल ग्रुप एग्रीमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अगर नेशंस मिल के काम करेंगे तो क्या होगा, ग्रो करेगा, हमारा कंट्री ग्रो करेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है। ये मतलब एक साथ नेशंस मिल के काम करना, ये एक पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस हो गया। फिर दूसरा है कि गवर्नमेंट का लेस कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होता है, क्योंकि अब देखो अगर नेशनल पॉलिसीज़ को ना ये बहुत इफेक्ट करता है। लाइक नेपाल का ही देख लो, नेपाल में क्या है कि जो साधारण जनता है वो बहुत अमीर है एंड गवर्नमेंट जो है वो क्या है, वो गवर्नमेंट थोड़ी गरीब है, अमीर मतलब गवर्नमेंट उतनी ताकतवर, उतनी पावरफुल, उतनी इकोनॉमी में उतनी संपन्नफुल नहीं है कि वो क्या करे, वो मतलब नेपाल को इतना अच्छे से रूल कर सके, ठीक है। नेपाल के लोग क्या है, नेपाल के लोग ज़्यादा अमीर है गवर्नमेंट से, सो इसकी वजह से मतलब नेपाल में क्या है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, लोगों का इन्वेस्टमेंट, मतलब इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वहाँ पे नहीं है, बट जो वहाँ पे है वही वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वही वहाँ पे कुछ कर रहे हैं, एंड उसकी वजह से वो क्या हो रहा है कि वहाँ के जो सिटीजन्स है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, वो ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, एंड गवर्नमेंट डेवलप नहीं हो पा रही है। तो ऐसे ही क्या हो रहा है कि मतलब अगर बाहर के कंट्रीज़ भी, अगर बाहर के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी अगर हमारी कंट्री में आके रूल करेंगे ऐसे, तो क्या हो जाता है, जैसे कि इंडिया का भी अब क्या हुआ था ब्रिटिश के टाइम पे, इंडिया के पास अब इंडिया इतना वो नहीं था कि मतलब इतना रीच नहीं था, इतना संपन्न नहीं था कि बाहर के लोग आके, मतलब वहाँ के जो जनता थे ना, जनता गरीब थे। जब जनता गरीब थे तब बाहर के लोग आए, बाहर के लोगों ने आके रूल किया, कंपनीज के थ्रू आए थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने काम दिया लोगों को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गया, उनकी नज़र में महान बन गया। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी जब महान बन गया तब एक कंपनी रूल कर रहा था ना वहाँ पे, इंडिया का गवर्नमेंट था, इंडिया का गवर्नमेंट नहीं था ऐसा नहीं है, इंडिया का गवर्नमेंट था, बट इंडिया का गवर्नमेंट किसी काम का नहीं था, इंडिया का गवर्नमेंट किसी भी काम का नहीं था, इंडिया का गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं था इंडिया में, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं था, बल्कि जो फैक्ट्रीज वगैरह, जो इंडस्ट्री के मालिक थे उनका कंट्रोल था यहाँ पे। तो ऐसे गवर्नमेंट के पास अगर लेस कंट्रोल होगा ना, गवर्नमेंट के पास लेस कंट्रोल होने की वजह से क्या होता है कि ग्लोबल रूल्स क्या करते हैं, नेशनल पॉलिसीज़ जो है उनको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा है कल्चरल कंसिक्वेंसेस, लोगों को दूसरों के कल्चर्स के बारे में जानने का मौका मिलेगा थ्रू फूड, क्लोथ, म्यूज़िक एंड मूवीज़।
वहाँ दूसरों के मूवीज़ देखेंगे, दूसरों की म्यूज़िक सुनेंगे, दूसरों के कपड़े वपड़े देखेंगे, खाना पीना देखेंगे, तो हमें कल्चर नया एक कल्चर सीखने का मौका मिलेगा ना लोगों को इन सब चीज़ों के थ्रू। फूड, क्लोथ, म्यूज़िक, मूवीज़, इन सब के थ्रू एक नया कल्चर सीखने का मौका मिलता है। एंड इवन जो लोकल ट्रेडिशंस, बट क्या हो रहा है कि जो लोकल ट्रेडिशन इन कल्चर, जो लोकल ट्रेडिशन इन लैंग्वेजेस है ना, वो बहुत ही स्लोली क्या होते हैं, वीक होते जाते हैं, क्योंकि फॉरेन इन्फ्लुएंस होता है। फॉरेन इन्फ्लुएंस होने की वजह से क्या होता है कि जो लोकल ट्रेडिशन इन लैंग्वेजेस है ना, वो बहुत ही कम हो जाते हैं, वो वीक हो जाते हैं। मतलब लोग क्या करते हैं, अभी जैसे कि सबको इंग्लिश सीखना है ना, किसी को भी संस्कृत नहीं सीखना है, तो वही है। फिर आता है इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन एंड एनालिसिस। इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, इंडिया का क्या रोल है ग्लोबलाइजेशन, या इंडिया का ऐसे ग्लोबलाइजेशन के साथ कनेक्टेड है। इंडिया में ये जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है, ये 80s ऑफ द लास्ट सेंचुरी से शुरू होता है। कब होता है? 80s ऑफ द लास्ट सेंचुरी से इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। बट 1991 के बाद इंडिया अपना मार्केट ओपन करता है। इंडिया बिकेम मोर ओपन टू द वर्ल्ड आफ्टर 1991। 1991 के बाद वो और ज़्यादा ओपन हो जाता है, मार्केट ओपन कर देता है कम्प्लीटली, ठीक है। फिर 1990 से 1991 के बीच में क्या होता है, इंडिया को एक क्राइसिस झेलना पड़ता है। इंडिया को एक डीप इकोनॉमिक क्राइसिस झेलना पड़ता है, मतलब संपत्ति आर्थिक क्राइसिस उनको झेलना पड़ता है इंडिया को, जिसकी वजह से इंडिया को क्या करना पड़ता है, इंडिया को लोन लेना पड़ता है फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ से इंडिया को क्या करना पड़ता है, इंडिया को उस क्राइसिस की वजह से लोन लेना पड़ता है। एंड ये जो लोन लिया ना इंडिया ने, उस लोन के एज अ रिजल्ट इंडिया को क्या करना पड़ता है, उसने लोन लिया इसीलिए इंडिया को क्या करना पड़ता है, इंडिया को जो भी कंडीशंस वहाँ पे होते हैं, जो भी सर्टेन कंडीशंस वहाँ पे दिए गए होते हैं, लोन लेने से ये करना पड़ेगा बोल के, वो कंडीशंस इंडिया को एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। जैसे कि लिबरलाइजेशन, फ्रीडम, फ्री कर देना, अपने मार्केट को फ्री कर देना ताकि लोग आगे इन्वेस्ट कर सके, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट ऑफ द इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपीज़, ये सब जो थे ना, ये सब कंडीशंस इंडिया को एक्सेप्ट करनी पड़ती है। एंड ये सब जो कंडीशंस रखे थे, ये जो कंडीशंस इंडिया के ऊपर रखे थे, वो कंडीशंस इंडिया ने एक्सेप्ट किया। जब इंडिया ने ये कंडीशंस एक्सेप्ट किया ना, तब इंडिया को क्या करना पड़ा, अपना इकोनॉमी का डोर खोलना पड़ा, मतलब इकोनॉमी के रास्ते खोलने पड़े ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ आके इन्वेस्ट कर सके। बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड एमएनसीज को इंडिया ने वेलकम किया, अपनी इंडिया में आके मतलब इन्वेस्ट करो बोल के, फॉरेन इन्वेस्टर एंड एमएनसीज को भी इंडिया ने वेलकम किया। इसकी वजह से क्या हो गया कि जब ये आके इन्वेस्ट करने लगे, तब इंडिया में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा एंड लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले से थोड़ी सुधर गई। फिर जो ग्लोबलाइजेशन मतलब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन ने सिर्फ हेल्प ही नहीं किया, बल्कि इंडिया में कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट किए ग्लोबलाइजेशन ने, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन हुआ एंड इवन गैप्स भी पैदा हुए, रिच एंड पुअर, अमीर एंड गरीब के बीच बहुत सारा गैप भी पैदा हुआ। अमीर लोग गरीबों को डोमिनेट करने लगे एंड इवन प्रॉब्लम्स जैसे कि लाइक मतलब एक अमीर मतलब लार्जर कंपनीज जो थे उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे थे, उनको ज़्यादा चांसेस मिल रहे हैं। लार्जर कंपनीज इनकी वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थे वो सुन पड़ गए थे। स्मॉल इंडस्ट्रीज में कोई भी मतलब एम्प्लॉयमेंट उतना अच्छे से नहीं दे पा रहा था, काम नहीं हो रहा था, तो ऐसा कुछ हो रहा था। एंड दिस इज़ द थिंग दैट इज़ कवर्ड इन द ग्लोबलाइजेशन चैप्टर ऑफ WBCH syllabus of political science.